एक मिनट, मेरे को लग रहा है रिकॉर्डिंग नहीं है, ऑन हो रही है। एक मिनट है। उधर फोन लगाओ, कर दो, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो रही इधर। हो गई, ठीक है। सुनो, लास्ट लेक्चर में क्या करवाया था मैंने, तुम्हें बताओ। बोलो बेटा, क्या करवाया था लास्ट लेक्चर में? सर केटीजी कराया था, उसके पोस्टुलेट्स लास्ट में कराए थे। क्या तुम्हें समझ में आ गया था पिछली बार? आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, सारा अच्छी से? यस सर। कोई डाउट अभी तक जो पढ़ाया? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आज हम करेंगे इंटरनल एनर्जी। तीन चार कॉन्सेप्ट समझेंगे। इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी क्या चीज है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड हीट? अब मैं एक बात कहता हूं, तुम ध्यान से समझना। एक टम्बलर है, इसमें वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है। टम्बलर ए, टम्बलर बी, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। किसमें हीट ज्यादा है? हीट किसमें ज्यादा है? किसमें ज्यादा है हीट? जोर से बोलो। बी। बी में हीट ज्यादा है, तुम्हें ऐसा लगता है? यस सर। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा। उसका टेम्परेचर ज्यादा है ना। अब सुनो, इसमें वर्क ज्यादा है, इसमें वर्क ज्यादा है? सब बी में ज्यादा वर्क है। कैसे डिफाइन करोगे वर्क कैसे ज्यादा है? डिफाइन ही नहीं कर सकते कुछ चीजें, हाँ या ना? अगर मैं ऐसे देखो, एकदम फालतू बात है ये, ना तो इसके लिए ऐसे वर्क डिफाइन होता है, ना ही इसके लिए हीट डिफाइन होता है। ध्यान से सुनो, होता है क्या है? हीट क्या चीज होती है? व्हाट इज हीट? इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, हाँ या ना? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो हीट ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसको हीट बोलते हैं। क्या बात समझ में आई है? नहीं? वर्क क्या चीज होती है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इस एम मास की जो एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। जैसे गाड़ी के तुम धक्का लगाते हो, एनर्जी बढ़ती है उसकी। यस सर। अगर तुम फोर्स इधर लगा रहे हो और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, जैसे आती हुई गाड़ी को आप रोक रहे हो, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? घटेगी, हाँ या ना? तो फोर्स लगाने के कारण जो एनर्जी का एक्सचेंज हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी एक एनर्जी ट्रांसफर करने का ही तरीका, वर्क भी। सो वर्क इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इट इज नॉट ओनली द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये क्या है? वन ऑफ द मेथड एनर्जी ट्रांसफर करने का। ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। पक्का? तो व्हाट इज वर्क?
बोलो। One of the form of transfers of energy into heat. बिल्कुल, इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जिस पे पॉजिटिव वर्क होगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। और जिस पे नेगेटिव वर्क होगा उसकी एनर्जी घटेगी। घटेगी। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. पक्का? हाँ भाई फरीदाबाद रूम वाले इधर ध्यान दो, गप मार रहे हो तुम। हाँ तो वर्क क्या है? फिर से बोलो, व्हाट इज वर्क? फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फॉर्म नहीं है, इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यस सर। ठीक है, क्या एक चीज पूछता हूं, इट इज ओनली द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी? No, sir. नो नो सर। सर। नो सर। इट इज नॉट ओनली द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ऐसा मतलब और भी तरीका हो सकता है एनर्जी ट्रांसफर करने का। कैसे? मान लो इसको तुमने फ्लेम पे रख दिया, आया ना, थोड़ी देर में इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो Yes, इसका sir. मतलब तुम बोलोगे इसकी एनर्जी तो बढ़ी है, लेकिन इस बार किसी ने फोर्स थोड़ी लगाया है, ना किसी ने फोर्स लगाया ना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस केस में क्या चीज होगी? इसमें भी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, लेकिन इस बार जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? हायर होगा, आया ना। और ग्लास, ये जो टम्बलर है इसके नीचे वाले का टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इधर से इधर एनर्जी फ्लो करेगी, हाया ना। Yes, sir. तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का फ्लो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हीट। हीट। अब बात समझ में आई नहीं है? तो तुम ऐसे नहीं कह सकते इसका ज्यादा वर्क इसका कम वर्क, डिफाइन ही नहीं है। अब तुम ये भी नहीं कह सकते इसके पास ज्यादा हीट है या इसके पास ज्यादा हीट है, क्योंकि हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। लिखो ये चीज, लिखो हीट, लिखो हीट, इट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। देखो, इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। It is energy in transit due to temperature difference. ठीक है, अब सुनो, तो एनर्जी ट्रांजिट हो गई, तो अब इसके पास जो एनर्जी इंक्रीज हुई है, इसकी जो एनर्जी इंक्रीज हुई है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? Internal energy. इंटरनल एनर्जी। आप किसी गाड़ी पे धक्का मारते हो, आपने वर्क कर दिया, आप क्या बोलोगे? इस पे, इसके ऊपर क्या वर्क है? जब वो चली रही है तब उस पे वर्क थोड़ी, उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी है। कितनी? जितने तुमने वर्क कर दिया, हाँ या ना? यस तो सर। उसकी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। या फिर तुम एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को तुमने फोर्स लगा के कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग की कौन सी एनर्जी बढ़ गई? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल Potential एनर्जी, energy. तो अगर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो आप क्या बोलोगे? इसके अंदर कितना वर्क है? वर्क थोड़ी बोलोगे, तुम क्या बोलोगे? इसमें कितनी एनर्जी है, कितनी इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी किसी भी चीज के अंदर दो फॉर्म में होगी। एक तो कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी कौन सी? Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. अब बताओ, इसकी हीट ज्यादा है, इसकी हीट ज्यादा है? तो दोनों की Not इक्वल है। defined. डिफाइन ही नहीं है। ए का ज्यादा वर्क है या बी का ज्यादा वर्क है? तो नॉट डिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं है। ए की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, बी की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है, बी की इंटरनल तब एनर्जी B। ज्यादा है। तो अब से हम थोड़े और स्पेसिफिक होके बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, हाँ या ना? यस सर। और कैसे बात नहीं करेंगे अब? हीट। हीट वीट ऐसे नहीं बोलेंगे, इसमें हीट ज्यादा है, हाँ या ना? क्योंकि अब यस सर। तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे तो थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, और स्पेसिफिक टर्म्स में बात करोगे तुम। तो इंटरनल एनर्जी दो चीज का सम है, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना? आइडियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है?
कल पिछले पोस्टुलेट में इस पढ़ाया था मैंने। आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। क्यों? Force of interaction. क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ही नहीं इन दोनों के बीच में, है ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। तो सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। लेकिन हमें तो एक फॉर्मूला मिला था ना, तो 3/2 RT। 3/2 PV n into R into T, या PV भी nRT के बराबर ही है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो क्या यही, एक बार बताओ, क्या यही चीज इसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी? यस। तो Yes, इंटरनल sir. एनर्जी को अपने मैं U से रिप्रेजेंट कर दूंगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो इसके बराबर आती है, ये 0 होती है, और इसके बाद वैल्यू कितनी आती है? 3/2 nRT। तो किसी भी T टेम्परेचर पे किसी भी गैस मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी एनर्जी बता सकते हो तुम? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। इंटरनल एनर्जी समझ में आ गई बात? यस सर। देखो इंटरनल एनर्जी, देखो इट इज द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इट इज द एनर्जी, it is the energy नहीं लिखना, it is the sum of, उसको काट दो, सॉरी, it is the sum of potential energy and kinetic energy of a system. It is the sum of potential energy and kinetic energy of a system. क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो U की वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है आइडियल गैस में? 0। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? 3/2 nRT। 3/2 nRT या 3/2 PV। तो बस उसके बाद में ये चीज लिख दो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यस सर। अब एक चीज बताओ, एक कंटेनर है, इसमें ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स 5 है, और इनिशियल टेम्परेचर है इसका 100 केल्विन, और इसका फाइनल टेम्परेचर होगा 400 केल्विन। इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी है इसकी? इंटरनल एनर्जी कितनी है इसकी? 500। क्या करोगे? 3/2 nRT, यही फॉर्मूला था ना अपना? यस सर। 6.2 किलो जूल। n की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू R ही रख दो, और T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? है ना? कितना आ जाएगा? बोलो भाई कितना आ जाएगा? नहीं बताओगे? 750। 750 R। 750 R जूल, हाँ है ना? R की वैल्यू 8.314 पुट कर दोगे? तो 6.2 किलो जूल। ठीक है, फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगी?
3000 R. 1000 R. मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा तुमने बता दिया, लिख ही लो ना सीधा। Yes sir. अब मैं पूछूं, ये इसकी इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज हुई है, कितनी इंक्रीज हो गई इंटरनल एनर्जी? बोलो Final one is initial. कितनी आएगी? 250. ये आएगी? R. Yes ये sir. आएगी? Yes Yes sir. sir. ये एनर्जी इसकी कैसे इंक्रीज हुई है? Due to temperature increase. अरे वो तो हुआ है, तो टेम्परेचर Heat. कैसे इंक्रीज हो The सकता heat है? condition. टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो सकता है ये बताओ, क्या क्या तरीके हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने के? Heat provide करना. Heat provided. या फिर Kinetic energy. वर्क? Work done. भाई एनर्जी दे देने के दो तरीके सीखे ना भी हमने, एक तो कौन सा, टेम्परेचर डिफरेंस करके हीट, और Yes. दूसरा क्या है, वर्क। Work. अब तुमने वर्क नहीं देखा होगा, तुमने देखा होगा कि साइकिल के टायर में जब अपन हवा भरते हैं, हाँ या ना, तो पंप को बार बार प्रेस करते हैं तो पंप चारों तरफ से गर्म हो जाता है, हाँ या ना? Yes sir. Yes. गर्म तो हमने कुछ किया ही नहीं था, टेम्परेचर कैसे बढ़ गया? हमने जो वर्क किया वो हीट की फॉर्म में चला गया, हाँ या ना? Yes. Yes sir. बस उसने टेम्परेचर बढ़ाया, उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई है गैस की, हाँ या ना? जिसके कारण गैस का टेम्परेचर बढ़ा तो सराउंडिंग जो वॉल है उसका भी टेम्परेचर बढ़ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes sir. अच्छे Yes. से? Yes sir. Yes sir. कितनी बात समझ में आई? Sorry. सारी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। तो अब कभी भी कोई भी गैस दे रखी हो उसकी इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो? Yes sir. Yes. Sir. Yes sir. मान लो मैं इसका प्रेशर दे देता 500 पास्कल और वॉल्यूम दे देता 4 मीटर क्यूब, तो इसकी इंटरनल एनर्जी निकाल सकते थे तुम? Yes sir. क्या फॉर्मूला लगाते? 3/2 PV. 3/2 P into V। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? Yes sir. Yes. कोई Sir. प्रॉब्लम? No sir. नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? Yes. Sir. ठीक है। अब जो इंटरनल एनर्जी है उसको के बारे में पढ़ते हैं हम। और एक चीज होती है जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिख लो डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बारे में लिखो, इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, it is the number of independent ways in which a molecule can have energy. Number of independent ways in which a molecule can have energy. अब तुम्हें एक चीज पता है, एक मॉलिक्यूल है, मान लो एक मॉलिक्यूल है, Definition repeat करना. number of independent ways in which a molecule can have energy. Number of independent ways in which a molecule can have energy. लिख लिया? Yes. ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, तुम्हें पता है एक्स डायरेक्शन का मोशन वाई से इंडिपेंडेंट होता है या नहीं होता है, ये बताओ पहले। Yes sir. और जेड से भी इंडिपेंडेंट होता है। काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन एक दूसरे से क्या होता है, Independent. इंडिपेंडेंट होता है। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है काइनेटिक एनर्जी की, हाँ या ना? और ये ट्रांसलेशन के कारण है। किसके कारण है?
ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन के कारण। ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3 होंगे ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम। अब एक चीज बताओ भाई, एक मॉलिक्यूल 2 एटम से भी बन सकता है, हाँ या ना? Yes, sir. तो एक इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, हाँ या ना? एक इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट तो कर सकता है, पर तुम्हें पता है तुमने कैसे मान रखे हैं मॉलिक्यूल्स? पॉइंट मासेस माने, तो Yes, इसके sir. अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? Repeat करना sir. रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम में मान लो आपके पास 2 मॉलिक्यूल है, एक एरा, ठीक है? तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। इसके अबाउट रोटेट हो सकता है, इसके अबाउट रोटेट हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन का तो फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाँ या ना? जैसे vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर, हाँ या ना? ऐसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ i ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे i क्या चीज होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। मैं बोल रहा हूं एक पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट? जीरो, क्योंकि पॉइंट मास ही है। फॉर्मूला था ना एमआर स्क्वायर। यस सर। डिस्टेंस है ही नहीं एक्सिस से, तो इसके अबाउट भी 0 और इसके अबाउट भी 0 है। तो मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक का मतलब समझ रहे हो? जो एक ही एटम से बनी हुई गैस है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, हाँ या ना? ऐसी गैस में ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? ट्रांसलेटरी सर 3 3 और रोटेटरी सर 2 0। भाई हर पॉइंट, हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा ना इसका? सर कैसे? सर यार जब repeat पॉइंट करना। मास ही है, कोई भी चीज अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करती है। तो सर तो जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसका? 0। तो काइनेटिक, अगर यही चीज 0 हो गई है तो ये चीज क्या होगी हमेशा? 0। तो मोनो एटॉमिक गैस में रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 0। अब बात आती है डायटॉमिक की। 2 एटम है आपके पास। अब इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, एक तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, इसके अबाउट आ जाएगा ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ या ना? यस सर। तो Yes. एक रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। ट्रांसलेटरी तो इसके भी 3 होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हाँ या ना? Yes, sir. इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, एक इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, हाँ या ना? यस सर। क्या इस एक्सिस के अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका? No, sir. और इसमें रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? कितने हुए? 2। 1 और 2, इसमें तो एनर्जी होगी ही नहीं, Yes. हाँ या ना? तो रोटेटरी और डिग्री ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं किसी के भी? सर 2। ज्यादा से ज्यादा किसी के भी 3 हो सकते हैं। यही मान लो आपका ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता। अब देखो यहां बना देता हूं, इसका कोई सेंटर ऑफ मास यहां था, तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट भी आ जाता है, इसके अबाउट भी आ जाता है और इसके अबाउट भी आ जाता है, हाँ या ना? तो जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होंगे
उनके पास कितने रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? सर 3 3। डायटोमिक के पास कितने होंगे? सर 2 2। और मोनोएटॉमिक के पास 1 1 1 0 0। हाँ है ना? यस सर। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। yes ट्रांसलेटरी भी 3 ही होंगे। ट्रांसलेटरी तो हमेशा सबके 3 ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ओके। कुछ ना कुछ तो मास होगा इधर इधर इधर, चाहे मोनो डायो ट्रायो कुछ भी हो। हाँ या ना? सर लीनियर में एक्स के अलोंग क्यों नहीं होगा? है सर मोमेंट ऑफ एक्स इनर्शिया क्या आएगा? मान ले 2 लीनियर 3 भी बना दे तू चाहिए, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा ये बता? सर 0 बोल। सर 0। तो बस तो पॉली एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल भी होगा, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रोटेशन में फिर भी कमी रहेगा उसमें। तो अभी मैं इसको एक साथ करवा देता हूं सारा का सारा, तुम समझ ही गए हो अभी तक। ये लिखने की भी बात नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूं तुम्हें। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहले ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, रोटेटरी, एक और होते हैं जिनको बोलते हैं वाइब्रेटरी। एसएचएम के अंदर होता है ना यस पोटेंशियल सर। एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन के कारण। देखो 3 टाइप का मोशन हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, स्प्रिंग टाइप के फोर्सेस हैं, ये पोटेंशियल काइनेटिक ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है पूरा सिस्टम, ऐसे चल सकता है, ऐसे चल सकता है, ऐसे चल सकता है। हाँ या ना? तो ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 2 होते हैं वाइब्रेटरी के अंदर, सॉरी वाइब्रेटरी कितने होते हैं? 2 होते हैं। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये लिखना है तुम्हें। वाइब्रेटरी वाला डिलीट कर दो, ऐसे रिपीट कर दो। बस तुम ऐसे मान लो, जो वाइब्रेटरी है ना, अगर कहेगा ना कि हाई टेम्परेचर पे तो 2 ऐड कर देना उसमें बस। सर वाइब्रेटरी वैसे तो हम कंसीडर नहीं करेंगे ना इसमें। एसएचएम की तरह हो गया ना बेटा। एसएचएम में 2 नहीं होती, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, वो वाइब्रेशन के कारण नीति होती है। यस सर। सर तो मतलब नॉर्मल, मतलब जब तक ये बोलेगा नहीं कि टेम्परेचर हाई, तब तक नहीं माना, हायर टेम्परेचर पे आते हैं वाइब्रेटरी। ओके सर। अब देखो सबसे पहले मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक के लिए फिर आएगा आपके पास डाया एटॉमिक, इसके बाद में आएगा आपके पास पॉली एटॉमिक। अब पॉली एटॉमिक में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं लीनियर, पॉली एटॉमिक लीनियर और नॉन लीनियर। बात समझ में आई? अब ये बताओ मोनो एटॉमिक में ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? डायटोमिक में ट्रांसलेटरी कितने हैं? 3 पॉली एटॉमिक लीनियर में ट्रांसलेटरी कितने हैं? 3 नॉन लीनियर में भी 3। ठीक है। मोनो एटॉमिक में रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं?
जीरो। जीरो। इस पे हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर एक ही मॉलिक्यूल क्या वाइब्रेट करेगा किसी के साथ, हाँ या ना? यस सर। एक स्प्रिंग के एक मास बांध दो, एक तरफ ही मास बांध दो, क्या एनर्जी होगी? कुछ भी नहीं, दो मासेस तो होनी चाहिए ना एक स्प्रिंग के लिए, हाँ या ना? यस सर। तो वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर हो हमेशा क्या होगा? टू। जीरो हर टेम्परेचर पे। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? सर एक बार ये शाबाश। वाइब्रेटरी वाले बता दो, क्या बेटा? वाइब्रेटरी वाला रिपीट कर दो एक बार। बेटा वाइब्रेटरी के लिए आपको दो मासेस तो चाहिए ना, तभी ये चीज वाइब्रेट करेगी, हाँ या ना? यस सर। अगर तो एक स्प्रिंग के साइड में एक ही मास बांध दिया, बता क्या वाइब्रेट करेगी? क्या की पोटेंशियल एनर्जी, क्या की काइनेटिक एनर्जी, इसमें होगा क्या कुछ? नो सर। तो मोनो एटॉमिक में तो एक ही बात हुई ना, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कभी आएंगे नहीं इसमें। यस सर। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। डायटॉमिक में रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? सर टू। टू। बहुत बढ़िया। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो है हाई टेम्परेचर, एक है लो टेम्परेचर, एक है हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? सर जीरो। जीरो। ये जीरो होंगे और ये कितने हो जाएंगे? सर टू। टू। तो लो टेम्परेचर पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे? 5। फाइव। और हाई टेम्परेचर पे कितने आएंगे सर डायटोमिक के? 7। 7। क्या लॉजिक समझ में आ गया अब तुम्हें? यस सर। ठीक है। पॉलीएटॉमिक लीनियर सर सबसे ऊपर लास्ट में राइट में। सर ऊपर क्या? ऊपर सर ऊपर इसकी भाई? हेडिंग। क्या सर ऊपर सर 3 के ऊपर, इसी लाइन में 3 के ऊपर। ये यस सर। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम? क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब देखो पॉलीएटॉमिक लीनियर में रोटेटरी कितने होते हैं? सर टू। सर 2। लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर? लो टेम्परेचर पे जीरो। सर 0। हाई टेम्परेचर पे? टू। तो यहाँ ये कितने आ जाएंगे? तो इसका मतलब डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर एक ही बात है। डायटॉमिक जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन, और पॉलीएटॉमिक लीनियर दैट इज CO2, हाँ या ना? यस सर। क्या बात समझ में आ गई? CO2 का ऐसे Yes, स्ट्रक्चर sir. होता है ना, लीनियर ही तो होता है CO2। यस सर। नॉन लीनियर के लिए रोटेटरी कितने होंगे? 3। सर 3। अभी बताया था 3। लो टेम्परेचर पे? जीरो। हाई टेम्परेचर पे? 3। 2। 3। ठीक है, सर ये वाला वाइब्रेशन रिपीट नहीं कर है दो। ना? एक बहुत बढ़िया बात है, तुम्हें थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा ये बात। अगर क्या गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से तो फ्री होते हैं ऐसे घूमने के लिए, हाँ या ना? यस सर। लेकिन जो सॉलिड्स होता है ना, उसके अंदर ये वाइब्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ये वाइब्रेशन एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ये वाइब्रेशन, हाँ या ना? Yes, sir. क्योंकि सॉलिड्स या लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स वो इंटैक्ट रहते हैं, दैट इज उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा सॉलिड्स में।
अब सुनो, अब जैसे तुम इस मॉलिक्यूल को देखो, इस पे इसके आगे वाला भी फोर्स लगा सकता है, इसका मोशन इस डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन होगा, हाँ या ना, इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में होगा, ये सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के कारण हो रहा है चारों तरफ के। यस सर। तो ये क्या है, इसके पास एक वाइब्रेशनल डिग्री में दो है, तो सॉलिड्स के अंदर इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वाइब्रेशनल? बोलो। So 5. 3 एक्सिस है, 6 होंगे वाइब्रेशनल। ट्रांसलेटरी कितने होंगे? वाइब्रेशनल रिपीट करने से 6 वाला। ट्रांसलेशन ये कर ही नहीं सकता सॉलिड के अंदर, कहां जाएगा बेचारा मॉलिक्यूल, हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ट्रांसलेटरी कितने लोग हैं सॉलिड्स के अंदर? 0. और रोटेटरी वो भी 0. वो भी 0 है। अब समझ में आई मेरी बात? वाइब्रेशनल 6 कैसे से रिपीट करना? यार एक बार बता, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस के अलोंग ऑसिलेशन के कारण दो टाइप की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना? यस सर। तो बस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए ना यस। वाइब्रेशन के अंदर। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैं बाद में बताऊंगा ये कैसे होता है। इधर आ जाओ। नॉन लीनियर में लो टेम्परेचर पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? और हायर टेम्परेचर पे? 8. तो लिख लो भाई ये बात। लिख लिया? Yes, sir. अब लिखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लिखो। it states that law of equipartition of energy states that each degree of freedom have equal energy, which is equal to half kT nkt या हाफ nRT। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतनी एनर्जी होती है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. तो यहाँ पे n क्या है? क्या है n?
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे n क्या है? number of moles, Number of moles. moles. नंबर ऑफ मोल्स। तो दोनों में डिफरेंस है ना। तो k कब लोगे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलता है। k को कब यूज करोगे? जब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। r को कब यूज करोगे? जब आपके पास क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स होंगे। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई अच्छे से? अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया तुम्हें। तो मेरे को एक बात बताओ, किसी भी गिवन टेम्परेचर T के ऊपर मोनो एटॉमिक गैस की कितनी एनर्जी होगी? कितनी एनर्जी होगी? इंटरनल एनर्जी। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 3 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F से। तो जनरल फॉर्मूला हो गया इंटरनल एनर्जी का, क्या हो जाएगा? F/2 nRT। इंटरनल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ये नहीं है? क्या बात समझ में आ गई? तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3/2 nRT। बहुत बढ़िया। डायटॉमिक के लिए लो टेम्परेचर पे 5/2 nRT. पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 7/2 nRT. कितना आ जाएगा? लो टेम्परेचर 5 है। लो टेम्परेचर पर ही बताना जब तक नहीं बोला जाए। 3 nRT। हाँ है ना? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? yes sir तो कोई भी टाइप ऑफ गैस और उसके बाद में वो इंटरनल एनर्जी पूछेगा तो बता सकते हो आराम से? यस सर। लिख लो ये चीज। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया तुम्हें? क्या कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? बोलो भाई, क्या होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? that each degree of freedom have equal energy which बिल्कुल, is ऑल equal to 1/2 एनर्जी इज nRT. डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। हाँ या ना? खुद की लैंग्वेज बना लो जो भी बनाना चाहते हो। क्या बात समझ में आ गई सबको Yes, sir. अच्छे से? अच्छा, तो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं। टेम्परेचर 300 केल्विन, बी कंपार्टमेंट होगा भी 300 केल्विन। वॉल्यूम सेम है दोनों का, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है। नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है। दिस इज डायटोमिक गैस, नंबर ऑफ मोल्स 2 मान लो, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स 2 मान लो। यह है डायटोमिक। और ये क्या है? मोनो एटॉमिक। हाँ है ना? किसमें इंटरनल एनर्जी ज्यादा है? क्या दोनों में सेम है? डायटोमिक में ज्यादा है। ध्यान से देख लो क्वेश्चन मैंने जो पूछा है।
इंटरनल एनर्जी किस में ज्यादा है या दोनों में सेम है? डायटोमिक में ज्यादा, किसमें डायटोमिक। कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? अब यार तुमको पता है क्या, इतना पढ़ाने के बाद में तुम जवाब नहीं दोगे फिर कैसे पढ़ाने का मजा आएगा मेरे को? बोलो किसमें ज्यादा है? एनआरटी टाइम ज्यादा। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 5 है। 2 RT। इसका फॉर्मूला ये होता है ना। इसमें क्या होता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला? ये होता है। तो क्लियर बात है, इसमें कितनी एनर्जी ज्यादा है? एनआरटी ज्यादा है ना? हाँ या ना? अरे भाई नहीं आई बात समझ में? आ गई। अच्छा, आगे बात समझ में? सर रिपीट करना सर। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 5। 5। तो इसकी इंटरनल एनर्जी इतनी आएगी। यस सर। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3। तो इसमें इंटरनल एनर्जी इतनी आएगी। यस सर। तो इसमें कितनी ज्यादा है? इससे कितनी ज्यादा एनर्जी है? एनआरटी ज्यादा नहीं है भाई? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? टू डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ सर? क्या रहा है डिफरेंस? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिफरेंस है। 2 डिग्री का फ्रीडम ऑफ डिफरेंस है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी यही तो आती है। हाँ है ना? यस सर। पक्का? यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसका भी टेम्परेचर 500 केल्विन करना चाहूं, इसका भी 500 केल्विन करना चाहूं, किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? तीन 300 से 500 पे लेके जाना चाहता हूं, किसको ज्यादा हीट? एटॉमिक। ए वाले को ज्यादा देनी पड़ेगी। यस सर। आया ना? बात समझ में आ रही है क्यों? पर एक चीज नहीं आई समझ में मेरे को। VRMS का जो फॉर्मूला था, ये बताओ, दोनों का टेम्परेचर 300 केल्विन है। VRMS किसका ज्यादा है, मोनो एटॉमिक का या डायटोमिक का? VRMS किसका ज्यादा था? जिसका मॉलिक्यूलर मास कम हो। ये बात तो तूने सही कह दी यार। इन दोनों में से प्रेशर किसका ज्यादा है? वॉल्स पे प्रेशर किस पे ज्यादा लग रहा होगा? PA ज्यादा है या PB ज्यादा है? किसमें प्रेशर ज्यादा है ये बताओ? ये है? ये किसने कह दिया कि मोनो एटॉमिक का मास कम होता है डायटोमिक से? है? H2 का मास नियॉन से ज्यादा है क्या? नो सर। नो सर। तुम तो यही बात कह रहे हो फिर। तुमने तो बना ही लिया कि डायटोमिक का मास ज्यादा होगा, मोनो एटॉमिक का कम होगा, यही तो बोल रहे हो तुम मेरे को। सही बात है ना? इन दोनों में से प्रेशर किसका ज्यादा होगा? द मोनोटॉमिक। दोनों का सेम ही होगा। सेम ही होगा। PV इक्वल टू NRT होता है। टेम्परेचर दोनों का सेम है, V सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, R तो वैसे कांस्टेंट है। हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस सर। अब ध्यान से सुनना,
इन वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कौन से मोशन के कारण लग रहा है, ट्रांसलेटरी या रोटेटरी? ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी और इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, रोटेटरी या ट्रांसलेटरी? ट्रांसलेटरी तो इसका मतलब जो प्रेशर वाले फॉर्मूले के अंदर से जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था ना हमारा, हाँ है ना, यस सर हमने ये लिखा था ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV, हाँ है ना। यस सर तो ये जो प्रेशर वाला फॉर्मूला था इसमें रोटेटरी वाली एनर्जी है या नहीं है? नो सर नो सर इसमें कौन सी है, सिर्फ ट्रांसलेटरी 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 अच्छी है, मोनोएटॉमिक और डायटोमिक हो, क्योंकि इसमें कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आ रहा। तो ये जो VRMS है ना, ये ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है VRMS, हाँ है ना। यस तो सर इससे जब हमने सॉल्व किया था, इसको nRT लिखा था और इसको लिखा था ½ m × VRMS। तो ये VRMS कौन सी वेलोसिटी थी इसकी, जो ट्रांसलेटरी VRMS स्पीड थी, हाँ या ना। Yes, इसलिए sir. मोनोएटॉमिक और डायटोमिक और ट्राइएटोमिक हो, सबका फॉर्मूला सेम ही है। मैंने कहीं नहीं बताया इसके अंदर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखो, बताया था क्या कहीं? नहीं सर नहीं बताया। No, अब तुम्हें sir. एकदम लॉजिकली बात समझ में आ गई, एकदम सॉलिड तरीके से, कि इसमें ये पीवी वाली ये कौन सी वेलोसिटी है, और ऐसे जो तुम ये जो एनर्जी निकाल रहे हो ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती है इनमें। तो यहाँ पे तो तुम बोल दोगे सर आपने तो 3/2 nRT लिखाया था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखो क्या आ रही है, 5/2 nRT आ रही है, हाँ या ना। इस केस में तो 3/2 वाला तो फॉर्मूला गलत हो गया, गलत नहीं है। ये जब तुम लिख रहे हो ना तो इसमें दो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। क्या बात समझ में आई या नहीं? यस तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन अभी भी कितनी है इसमें भी? 3/2. और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितनी है, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर क्या ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया तुम्हें? यस यस सर कोई डाउट है इसमें? एनआरटी आया है हाँ की वजह से डिफरेंस एनआरटी आया है कि वो उसमें ऑसिलेटरी है ही नहीं। हाँ, इसको ऐसे लिख दे यार कुछ, ये यस सर एक ही बात है। ओके सर अब किसी को भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बॉक्स वाली इक्वेशन से VRMS निकालना या इन दोनों में प्रेशर सेम क्या हुआ है, इस इन टॉपिक्स में कोई डाउट है? No, sir. नो सर ये बताओ, क्या एकदम लॉजिकली समझ में आ रहा है? एकदम लॉजिकली केटी जी, यस सर है ना। क्योंकि तुम्हें पता है जो प्रेशर जनरेट होगा वो बॉम्बार्डमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर के कारण होना है, हाँ या ना। यस सर है ना। यस सर। ओके बच्चों, फिर सर इसको लिखना लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं। सर ये एनर्जी मतलब आपने बताया था ना इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं मैं 500 केल्विन करूं तो किस में एनर्जी ज्यादा होगी? इसी में ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा है ना। हाँ कैसे मतलब एक बार बताना। तो हर एक टेम्परेचर के ऊपर हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास तो इक्वल एनर्जी होती है, यस सर इसलिए ओके सर ठीक है ठीक है लिख लो इस कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज में लिख लो तुम। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने वाला रिपीट करना। बेटा अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, है ना, तो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा ये बताओ पहले। इंटरनल एनर्जी तो बढ़ाओगे। यस सर तो अगर तुम इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो, है ना, तो ऐसे मान लो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का टेम्परेचर 1 यूनिट से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना हीट देनी पड़ेगी?
1/2 nr 1 डिग्री से चेंज करोगे तो, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो किसी में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसमें कितनी एनर्जी दोगे? 5/2 nr। यस सर। और डायटोमिक को कितनी दोगे? 5/2 nr। 5/2 nr। और मोनोएटॉमिक को कितनी दे रहे हो तुम? 3/2 nr। 3/2 nr। तो अब तुम खुद ही देख लो किसको ज्यादा दे रहे हो एक टाइम एक यूनिट से चेंज करने के लिए। Yes sir। कोई प्रॉब्लम? नो सर। और बोलो। और बोलो बेटा, कोई डाउट? लिख लिया? Yes sir। बहुत ही बढ़िया है, तुमने लिख लिया तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो तुम सबको डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? अब एक चीज होती है जिसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, समझ में आ गई सबको? किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के लिए प्रेशर दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो? Yes, sir. ठीक है। अब लिखो हीट। हीट ये फॉर्मूला देखा कभी? Yes sir। Yes, sir. Yes sir। व्हाट इज सी? Molar specific। Mass into specific। मोलर स्पेसिफिक हीट। n number of moles और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, हाँ या ना? Yes sir। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मोलर स्पेसिफिक हीट किसके बराबर आएगी? डेल्टा क्यू अपॉन n इंटू डेल्टा टी, ये चीज आ जाएगी। हाँ या ना? अब एक प्रोसेस है जिसको मैं बोलता हूं आइसोथर्मल। कौन सा प्रोसेस है? Isothermal। ये बताओ, आइसोथर्मल के अंदर अगर मैं हीट दूं तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा? सेम ही रहेगा सर टेम्परेचर तो। चेंज नहीं होगा। कितनी भी हीट देते रहो, डेल्टा टी हमेशा क्या आना है? कांस्टेंट। 0. 0। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? Sir, infinity. नॉट डिफाइंड हो जाएगी, हाँ या ना? अगर प्रोसेस हो जाए आइसोकोरिक, हाँ या ना? यस सर। आइसोकोरिक हो जाए तो एक यूनिट से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसको लिखेंगे सीवी। इसको क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चेक कर लेंगे कितनी हीट दी और कितनी हीट देने से एक यूनिट टेम्परेचर चेंज हुआ, हाँ या ना? बेटा जी बात समझ में आ गई? Yes, sir. इसको क्या बोलेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम ये सुना ही होगा तुमने। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है तो क्या लिखोगे इसकी जगह? CP. सीपी। तो सीपी को क्या बोलते हैं?
Molar specific heat at constant pressure. बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तुम्हें। एक प्रोसेस होता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? The heat exchange is zero. तो जब हीट ही नहीं दी तो स्पेसिफिक हीट क्या हो गई? मोलर स्पेसिफिक हीट जीरो। Yes, sir. तो यार देखो जीरो, इनफिनाइट, कितनी वैल्यूज हो सकते हैं इसके लिए, हाँ या ना? तो अलग अलग टाइप के प्रोसेस के लिए सी डिफाइंड होता है आइडियल गैस के लिए। आई बात समझ में? यस सर। अभी आगे देखेंगे फिर कैसे होता है। बस सीधा समझ में तो तरीका ही क्या, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है मतलब हीट दे रहे हो, हाँ या ना? Yes, sir. बस सिंपल तरीका है तो एकदम। कैलोरीमीटर में तो पढ़ ही रखा होगा तुमने। अब एक और चीज आती है, दैट इज लास्ट पार्ट, इसमें आता है वर्क। क्या चीज आती है? Work. वर्क। देखते हैं वर्क क्या है। मान लो ये एक सिलेंडर है, अरे यहाँ पे एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, इसमें गैस है कोई, इस गैस के कारण यहाँ पे कोई प्रेशर होगा P। अब इस गैस के कारण यहाँ प्रेशर है, इस गैस के कारण ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। और मान लो ये जो है इस प्रेशर के कारण ये जो पिस्टन है ये थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है? कितना ऊपर आ गया? मान लो ऊपर आ गया dx या dy ऊपर आ गया, इसका एरिया A है, ये डिस्टेंस y है। मेरे को ये बताओ शुरुआत में इसका वॉल्यूम कितना था गैस का? A इंटू वाई, आया ना? हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? यस सर। यस सर। A इंटू वाई था। अब सुनो, ये जो प्रेशर के कारण इधर फोर्स कितना लग रहा होगा? P इंटू ए, और हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dy, तो वर्क कितना हुआ? PA इंटू dy। फोर्स इंटू dy, फोर्स किसके बराबर है? PA। PA इंटू dy, आया ना? अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो थोड़ा थोड़ा वर्क हो सारा ऐड हो जाएगा। अगर मैं हल्के से के लिए, चलो ये बताओ A इंटू डी वाई क्या चीज है? Volume. dv हल्का सा ये जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो चीज आएगी। तो ये बताओ अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। Positive. और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो तो वर्क डन बाय गैस कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। फॉर्मूला समझ में आ गया? यस सर। सर। If volume of gas is increasing, then work done by gas is positive.
हाँ है ना? क्या बात समझ में आ गई बेटा जी? बात समझ में आ गई है? Yes, sir. Yes. ठीक है। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज है गैस का तो वर्क डन बाय गैस कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। एक चीज और देख लो, बाकी अगले लेक्चर में करवाऊंगा फिर मैं तुम्हें। ये P है, ये V है। ये कर्व है, यहां से यहां जा रहा है, तो इसके अंडर का एरिया क्या दे रहा है? ये एरिया क्या कैलकुलेट करके देगा? तो लिख लो एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क। एरिया अंडर पीवी कर्व एंड V एक्सिस, जिस पे वॉल्यूम है, V एक्सिस गिव्स क्या चीज देगा? बोलो भाई। वर्क देगा। क्या सबको समझ में आ गया? बेटा इस लेक्चर को फिर से देख लेना, कल भी तुम्हारी एक क्लास और लगाऊंगा मैं एक्स्ट्रा, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir. आज जो पढ़ाया समझ में आया? Yes, sir. सीपीसीबी का रिलेशन सब करवाऊंगा नकुल, थर्मोडायनामिक्स में। बेटा हट जाओ, अभी तो बेसिक बेसिक टर्म्स ही समझा रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें ये तो लग रहा है ना मैं एकदम डिटेल में करवा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir.